मोदी सरकार ने देर शाम ये क्लियर कर दिया कि अब अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का जो एक सलाह था सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच की तरफ से, उसको वो स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। यानी कि संविधान लागू होने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन का जो प्रारूप है वो लागू रहेगा। उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं करने जा रही है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि SC/ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। क्रीमी लेयर की भी बात सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के द्वारा की गई थी, लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि क्रीमी लेयर जैसी कोई चीज़ वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में लाने नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर SC/ST समाज के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय में। सर, हम आपसे ही बात शुरू करेंगे। सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्रीमी लेयर को हम लाने ही नहीं जा रहे हैं। जो प्रारूप है रिजर्वेशन का SC/ST का वो तो जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपने ये भी पेपर के माध्यम से जाना होगा, मीडिया के माध्यम से, कि माननीय जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठी थी उसके अंदर क्रीमी लेयर की बात उन्होंने केवल किया, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में जो सब डिवीज़न है, वर्गीकरण उप वर्गीकरण का, उस पर वो शांत है। और हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति में उप वर्गीकरण किया जाता है तो ये अनुसूचित जाति जो एक सजाति है, जो होमोजीनियस है, इसका वायलेशन हो रहा है। भारतीय संविधान के तहत जातियों में, अनुसूचित जाति जनजातियों में उपवर्गीकरण करने का कहीं प्रावधान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, जो सुझाव दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, वह टोटली वो जो असंवैधानिक प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो उपवर्गीकरण करना 341 के विरुद्ध है। दूसरी चीज़ कि ये सभी एक सजाती हैं। दूसरी चीज़ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो आरक्षण को लेकर के संविधान पीठ ने ही जो 5 बेंच का जो जजेस का जो बेंच का फैसला था उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशन किया। पहला ऑब्जर्वेशन के उपवर्गीकरण कर दिया जाए, कोटे में कोटा, अनुसूचित जाति का जो कोटा है उसके अंदर उप कोटा कर दिया जाए। फिर उसमें ये भी ऑब्जर्वेशन था, उसका भी परसेंटेज का भी क्या डिसाइड करने का ये भी कर दिया। फिर उसने बोला, सजेशन दिया कि क्रीमी लेयर भी ला दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए, एक को मिला तो दूसरे उसके फैमिली को नहीं मिलना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये सजाती नहीं है। सवाल ये खड़ा हुआ कि जब 1935 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय ही जब ये अनुसूचित जाति की सूची बनी और पूरे भारतवर्ष में 1000 से जातियों को मिला करके अनुसूचित जाति का सूची बना, उसी तरह अनुसूचित जनजाति का सूची बना, सभी को सजाति माना गया और भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उपवर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस तरह का जो सजेशन संज्ञान कैसे ले लिया। सर, इस पर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धम्ममित्र विजय कुमार राव। आप भी सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ हैं? जी जी सर, लेकिन एक जो सवाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लंबी सुनवाई हुई कि कुछ ही जातियों को इसका लाभ मिल रहा है, जो उनका अपना तर्क है। तो अनुसूचित जाति में ही, जैसे भाई साहब ने बताया कि 1000 से ज़्यादा जातियां हैं और सिर्फ 3-4 जातियों को इसका ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो कोटे में कोटा की बात अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो उसमें गलत क्या है फिर, अगर सबको लाभ नहीं मिल रहा सर? तो एक तो जो ये तो न्याय की अवधारणा के भी खिलाफ है, सबको मिलना चाहिए उसका तो लाभ, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डायरेक्शन देता है, इसमें क्या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है कि आप ऐसा ऑब्जर्वेशन अपने घर में कर सकते हैं। अपने घर में आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उसका सभी भाई आपके उस ऊंचाई तक न पहुंच पाए, कुछ पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंचते हैं। और जो दूसरी चीज़ है
कि ये ऑब्जर्वेशन इसलिए भी गलत है कि कुछ जातियों का एक्चुअल में वो आबादी के हिसाब से उनकी आबादी ही अधिक है, देखने से ऐसा लगता है। जी। और कुछ लोग जागरूक नहीं हो पाए, जो धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है। जो मैंने पहले बात कहा कि आप एक ही गांव में देखेंगे, एक ही समाज के एक ही तरह के लोग हैं और सभी लोग उस तरह से शिक्षित नहीं हो पाए। शिक्षित उसके अंदर मैं जोड़ना चाहूँगा कि पहली चीज़ है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन लिया है, जैसा आपका सवाल है, क्या ये SC ST को जो मिलने वाला जो आरक्षण है उसका बेस आर्थिक है? पहले तो इस पर बहस होना चाहिए। जब आर्थिक नहीं है तो आर्थिक आधार आप कैसे ले सकते हैं कि एक IAS हो गया, एक IPS हो गया, या IRS हो गया, एक इंजीनियर डॉक्टर हो गया, तो उसको आर्थिक आधार माना, जबकि गरीबी उन्मूलन तो है नहीं। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन वो एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप जरा इधर आ जाइएगा, बात आप करेंगे ना, आप आ जाइए। ये जो एक जो जनरल कंसेप्ट है कि उदाहरण स्वरूप लोग पूछ रहे हैं समाज, जैसे चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके पिताजी 20 साल कैबिनेट में मंत्री रहे। तो क्या ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या राय है? ये भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में 341 और 342 का उल्लंघन नहीं है। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि सब वर्गीकरण नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर भी नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा जी कि क्या चिराग पासवान जी उदाहरण लोग नहीं, चिराग पासवान का सामाजिक स्थान कहाँ है? उनका मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर आज भी सर मैं एक मिनट रोक रहा हूँ। जब वो पटना पहुँचते हैं तो जितने बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का कहने, जब मैं कह रहा हूँ बड़े लोग हैं, उसमें आर्थिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, शैक्षणिक आधार भी है। चिराग जी पढ़े लिखे युवा नेता हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका सम्मान करने तो तमाम लोग पहुँच जाते हैं, उनको वो सब कुछ मिला, वो चीज बाकियों में क्यों नहीं आ पाया? इसलिए वर्गीकरण की बात हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये खाली आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी को क्या काशी विश्वनाथ मंदिर का पंडा बनाया जा सकता है? अगर ये उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया है तो क्या उनको काशी विश्वनाथ का पंडा बनाया जा सकता है? दूसरा चीज, क्या उन्हें जो राम मंदिर जो हमारा अयोध्या में बना है, क्या वहाँ पर उनको एज ए पुजारी नामित किया जा सकता? सामाजिक स्तर अगर आप मानते हैं ऊंचा हो गया है तो जितने भी भारत के सम्मान के जो पद होते हैं, धार्मिक पद और धार्मिक जो वर्ण व्यवस्था है, क्या वो ब्राह्मण हो गए? हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। जो सामाजिक विभेद जातियों को समाप्त करिए, जो जातियों को शिकार है, आज भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जाति का आदमी शिकार होता है। बहुत सारे आप लोग तो न्यूज चैनल के आदमी हैं, बहुत जी आ जाइए। बाबू संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का अनावरण करने के लिए आए थे, तो मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। क्या वो गरीब थे? बाबू जगजीवन राम जी, वो गरीब तो नहीं थे ना। तब क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया वहाँ? ये जो है जो सुविधाएं मिल रही है, ये आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक विषमता के आधार पर दिया गया है। 341 और 342, इसमें क्रीमी लेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक चीज और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर सामाजिक विषमता इतनी व्यापक पैमाने पर हो, ठीक है, वहाँ चिराग पासवान साहब अगर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, साहब ने कहा कि ठीक है तो उनको इन चीजों का जो है कि मालिक मुख्तार बना दो, देख लूँ मैं सामाजिक आधार। अच्छा, एक चीज और इसके साथ में जोड़ूंगा, यही PL पूनिया आपके कैबिनेट में थे, जब यही कुछ लोगों को लेकर पुरी में गए आपके उड़ीसा में, तो कपाट बंद कर दिया गया, जबकि उनका फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी चीफ सेक्रेटरी रैंक के रिटायर। तो इसका मतलब कि वो चीफ सेक्रेटरी होने के बाद भी उसका सामाजिक स्तर ज्यों का त्यों है। जब तक सामाजिक स्तर बराबर नहीं करते, जाति व्यवस्था खत्म नहीं कर लेते, अनटचेबिलिटी खत्म नहीं कर लेते, तब तक ये आरक्षण रहना ही है। बात और कहना चाहेंगे आखिरी हाँ बिल्कुल, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुंवर जीत इलाहाबादी।
प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा। इस आह्वान में हम सर के जो अब आज का टीम है उनके साथ क्या हैं। कहना चाहते हम कहना ये चाहते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम गैर ये जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो जिस तरह से माननीय जजेज ने ये निर्णय दिया है, अगर वर्गीकरण, तो अभी जातियों को आप वर्गीकरण करेंगे, कुछ जातियों को इसमें, कुछ उसमें, कुछ उसमें, आगे चल के उसमें भी होगा कि फला जाति की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा अधिकारी दिख रहे हैं, तो फिर उसमें भी डिवाइडेशन होगा। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि ये भारत देश एक समता मूलक समाज बने, यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित संविधान से सब संचालित हों, क्या उनका जो संकल्पना है, जो उनकी सोच थी, वो सफल हो पाएगी? ऐसे डिवाइडेशन होता जाएगा। फिर EWS जो है आरक्षण का, उसमें भी जातियों के आधार पर कहेंगे कि भाई फला वर्ग ज़्यादा संख्या में पदों पर है, उसको भी बांटा जाए। फिर OBC में भी यही होगा। मतलब तो ये समस्या कहीं और है, हाँ, समाधान ये कहीं और ढूंढा जा रहा है। भारत कितने टुकड़े में बटेगा जी, 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 भविष्य में, इसको भी तो सोचना चलिए, चाहिए। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि जब तक विषमता खत्म नहीं होगी, जब तक अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी, जब तक ऊंच नीच का भेद बना रहेगा, तब तक रिजर्वेशन को लेकर इस तरह के प्रावधान कतई स्वीकार नहीं होंगे। क्रीमी लेयर स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोटे के अंदर कोटा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी ये बात मान ली है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।